हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हो हमारा चैनल ग्रो बुक्स। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज हम फिर से आपके लिए नई बुक लाए हैं, जिस बुक का नाम है हाउ टू राइज सक्सेसफुल पीपुल। इसका मतलब आसान शब्दों में समझिए बेहतर बनने का मूल मंत्र। इनका लेखक का नाम है एस्थर वोज्किक। तो चलिए बुक को आपको दो लफ्ज़ों में बताते हैं। साल 2019 में रिलीज़ हुई यह किताब आपको ग्रेट पेरेंटिंग के बारे में बताती है। इस किताब में बताया गया है कि आखिर कैसे आप अपने बच्चों को सही परवरिश दे सकते हैं। इस किताब के माध्यम से आप जान पाएंगे कि बच्चों को इंडिपेंडेंट, काइंड और सक्सेसफुल कैसे बनाना है। यह किताब उन लोगों को आईना दिखाती है जो लोग बच्चों की परवरिश को हल्के में लेते हैं। यह किताब किसके लिए है? ऐसे लोग जो अभी अभी पेरेंट्स बने हो, ऐसे लोग जिन्हें चाइल्ड डेवलपमेंट में इंटरेस्ट हो, मैनेजर्स जो अपने स्टाफ को मोटिवेट करना चाहते हो। अध्याय नंबर 1, अच्छे पेरेंट्स बनना है तो अपने पेरेंट्स के गुणों को मत भूलिएगा। साल था 1960। उस दौर में लेखिका माँ बनी थी। माँ बनने के बाद ही लेखिका को ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ उन्हें सही पेरेंटिंग एडवाइस मिल सके। उस एडवाइस के लिए उन्हें काफ़ी स्ट्रगल भी करना पड़ा था। लेकिन आज के दौर में सब कुछ बदल चुका है। आज के दौर की माँ को काफ़ी चीज़ें आसानी से मिल जाती है। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि इतनी सब एडवाइस का फोकस एक ही होता है कि अपने बच्चे को हाई अचीवर कैसे बनाए। किसी पेरेंटिंग इंस्टीट्यूट में यह नहीं सिखाया जाता है कि बच्चे को सही कैरेक्टर कैसे दे, बच्चे को इस तरह कैसे बनाए कि वो अंदर से खुश रह सके, उसे कैसे समाज में रहना चाहिए। इसलिए लेखिका कहती है कि बच्चे को सिर्फ गोल के पीछे भागना ही नहीं सिखाना चाहिए, बल्कि उसे आज़ाद रहना भी सिखाना चाहिए। उसे यह भी बताना चाहिए कि खुद के साथ दूसरों का भी ख्याल कैसे रखा जाता है। उसके सही चरित्र का निर्माण तभी होगा जब दया, प्रेम, आदर के भाव सीखेंगे। बच्चे को एथिक्स और वैल्यू सिखाइए। अपने जीवन के सार को लेखिका ने इस किताब में उतार दिया है, जिसको पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि अगली जनरेशन को बड़ा करने का एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है। इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। जब परवरिश की बात आती है तो ये देखा गया है कि हम अपने बच्चों को उसी तरह पालते हैं जैसी परवरिश हमारी हुई थी। इस बात में कोई खामी भी नहीं है। अगर आपका बचपन खुशहाल रहा है तो आप अपने बच्चों को वैसे ही परवरिश कर सकते हैं। लेकिन वहीं यह भी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स ने कई गलतियां की हुई रहती हैं। तो अब आप उन गलतियों को तो नहीं दोहरा सकते हैं। साल 1950 के दौर में लेखिका एक ऑर्थोडॉक्स परिवार में बड़ी हो रही थी। 5 साल की ही उम्र में उनके पिता ने उनसे कह दिया था कि लड़के लड़कियों से बेहतर होते हैं। उन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग के समय में ये भी महसूस किया कि लड़कों को एक लिबर्टी मिलती है। उन्होंने महसूस किया कि उनके भाई के लिए अच्छे खिलौने आते थे। काम करने के लिए भी सिर्फ़ और सिर्फ लेखिका को ही बुला जाता था। उनको यह बचपन से बताया गया था कि लड़कियों की जगह घर के अंदर होती है। बड़े होने के बाद जब उन्होंने शादी से इनकार कर दिया था तो उनका मासिक खर्चा भी बंद कर दिया गया था। इसलिए जब लेखिका स्वयं माँ बनी थी तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो अपने बच्चों को वैसी परवरिश बिल्कुल नहीं देगी जैसी उनकी हुई थी। उन्होंने अपने बचपन को फिर से याद किया था। इसके बाद उन्होंने अपने बच्चों को नई सोच के साथ पाला। अपने बचपन को लेखिका ने याद किया, जिसमें उन्होंने पाया कि उनके पिता का स्वभाव थोड़ा अलग था। उनके पिता हमेशा हिटलर बनकर आदेश देने में भरोसा रखते थे। लेखिका ने अपने पिता के स्वभाव को नकार दिया और अपने बच्चों की परवरिश में इस बिंदु को कभी लेकर नहीं आई। वहीं दूसरी तरफ लेखिका की माँ काफ़ी सौम्य स्वभाव की थी, काफ़ी मिलनसार भी थी।
लेखा ने अपनी बच्ची की परवरिश में इस स्वभाव को ऐड किया। इसी के साथ वो अपने बच्चों से और ज़्यादा फ्रेंडली हुई। लेखा के पिता ने जो गलती की थी वो गलती उनसे ना हो, इसलिए उन्होंने अपनी बच्चियों को सिखाया कि जीवन में अपने फैसले खुद लेना, हमेशा सजग रहने की कोई तुम्हारे ऊपर अपने फैसले लादने ना पाए, इसलिए हमेशा खुद से ही सवाल करते रहना। जब कभी कुछ लेना हो तो ये देखना कि क्या तुम्हें उसकी ज़रूरत है। उन खूबियों को अपने अंदर लाने का एक तरीका है कि आप खुद से ईमानदार रहें और लोगों से सवाल करते रहें। पेरेंटिंग हैबिट्स को हम आगे के अध्याय में भी समझने की कोशिश करेंगे। अध्याय नंबर 2, बच्चों के ऊपर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। लेखिका अब दादी बन चुकी है। उनकी प्यारी सी नतनी भी है जिसका वो काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रखती है। एक दिन घर में उनकी बेटी नहीं थी, वो काम पर गई थी। तब लेखिका के मन में एक ख्याल आया कि नातनी को शॉपिंग के लिए पास के ही स्टोर में छोड़कर आती हूँ, देखती हूँ उसे कैसा लगता है, वो क्या खरीदती है खुद के लिए। लेखिका ने वैसा ही किया। 1 घंटे के लिए नातिन को शॉपिंग में मॉल में अकेले छोड़ दिया। बच्ची को यह फ्रीडम काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन जब यह बात उसकी माँ को पता चली तो वह चिंतित हो गई। बच्ची की माँ को इस बात से सख्त ऐतराज़ हुआ कि उसकी बेटी को अकेले छोड़ा गया था। उसके मन में लगातार सवाल आ रहे थे कि अगर कुछ हो जाता तो। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या उन्हें सरकारी तंत्र पर भरोसा नहीं है। एक रिसर्च की रिपोर्ट में पढ़े तो पता चलता है कि अमेरिकन्स का अपनी सरकार के ऊपर भरोसे में 9 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली। इसी के साथ एक और रिसर्च तो ये बताती है कि अमेरिकन्स अपने पड़ोसी के ऊपर भी भरोसा नहीं करते। साल 2015 में हुई पीयू रिसर्च के हिसाब से सिर्फ 52% अमेरिकी अपने पड़ोसी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी बताती है कि सिर्फ 19% अमेरिकी को लगता है कि ज़्यादातर लोग भरोसेमंद होते हैं। अगर आप अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उससे उसकी आज़ादी ही छीन लीजिए। अगर आप उन्हें सिखाएंगे कि बाहर लोग भरोसेमंद नहीं है तो आप भी उसे उसी तरीके का बना रहे हैं। इसलिए अपने बच्चों की काबिलियत पर भरोसा कीजिए। उसे ज़िम्मेदार बनाने से पहले ज़िम्मेदारी उठाना सिखाइए। अब हम बात करेंगे बच्चे की चॉइस की। लेखिका की बेटी को लेकर एक किस्सा की। जब एनी ने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया तब उसने अपने एक फ़ैसले से सबको चकित कर दिया था। वो फ़ैसला ये था कि अब वो करियर को आगे नहीं बढ़ाना चाहती है बल्कि घर में ही रहना चाहती है। बच्चे के इस तरह के फ़ैसले के बाद आमतौर पर पेरेंट्स काफ़ी पैनिक करने लगते हैं, लेकिन लेखिका काफ़ी रिलैक्स थी। उन्होंने कहा कि ये ज़िंदगी उनकी बेटी की है और अपनी ज़िंदगी के महत्वपूर्ण फैसले लेने का उसे पूरा हक है। लेखिका ने अपने टीचिंग करियर के दौरान ये ऑब्जर्व किया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित रहते हैं, जिसका प्रेशर बच्चे के दिमाग में पड़ने लगता है। येल यूनिवर्सिटी के रिसर्च में यह बात निकलकर सामने आई कि दिमागी प्रेशर का परिणाम बहुत खतरनाक है। रिसर्च रिपोर्ट बताती है कि इसी दिमागी प्रेशर के कारण अमेरिकन सोसाइटी में टीनेज उम्र के बच्चे आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। इसके पीछे का कारण यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के फैसले को महत्व नहीं देते, जिसके कारण बच्चे के अंदर हीन भावना का जन्म होता है। वो अपने पेरेंट्स से दूर होने लगते हैं। उसे दूरी का परिणाम होता है कि वो अवसाद जैसी बीमारी के चंगुल में फंस जाते हैं। अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि बच्चे कम उम्र में आत्महत्या क्यों कर रहे हैं, इस सवाल का एकदम सटीक जवाब किसी के पास नहीं है। यह बात भी सत्य है कि इसके पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन एक कारण यह भी है कि बच्चे अपने ज़िंदगी में ही खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं। इसके पीछे मुख्य वजह है मेंटल हेल्थ। आखिर मेंटल हेल्थ इतनी कम उम्र में ख़राब कैसे होती है? इसका जवाब है उम्मीदों का बोझ और उनके फैसलों को लगातार नकारते जाना। इसलिए अपने बच्चे के फैसले का समर्थन कीजिए। पेरेंटल प्रेशर की कोई ज़रूरत ही नहीं है। उनकी ज़िंदगी है, उन्हें खुद रास्ते की तलाश करने दीजिए। अध्याय नंबर 3, बच्चों को असफलता का सामना करना सिखाइए। जीवन में हम जो चाहते हैं उसका आसानी से मिल जाना मुश्किल ही होता है,
लेखा बताती है कि उन्होंने अपने टीचिंग करियर में कई बार देखा है कि बच्चे मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते, लेकिन कुछ इस मुश्किलों से लड़कर जीत के मुकाम तक भी पहुंचते हैं। लेखा एक किस्सा शेयर करती है। वो बताती है कि एक गेडी नाम का लड़का था। वो स्कूल की मैगज़ीन में आर्टिकल लिखता था। लिखना उसका शौक़ भी था और काबिलियत भी, लेकिन उसके स्कूल के बच्चे ने जब एडिटर इन चीफ चुनने की बारी आई तो किसी और को चुन लिया था। इस बात से गेडी निराश हुआ, लेकिन उसने और मेहनत करने की शुरुआत भी कर दी थी। वो और अच्छा लिखने लगा। वो लेखन की प्रतिभा में इतना धनी हो गया था कि हार्वर्ड की मैगज़ीन में उसका चयन हो गया था। आज के समय वो बहुत नामी बिजनेस मैगज़ीन का एडिटर है। लेखा मानती है कि आज के समय में भी इस कहानी से पेरेंट्स और बच्चों को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए। साइकोलॉजिकल एंजेला ने कई सक्सेसफुल लोगों के ऊपर अध्ययन किया है। उन लोगों में उन्होंने 2 चीज़ें कॉमन पाई है। पहला कि सफल लोगों का गोल बिल्कुल क्लियर आता है। दूसरा, अपने गोल को अचीव करने की गजब की चाहत होती है, यानी अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदारी होती है। पेरेंट्स को ये गुण अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। आप अपने बच्चे की काबिलियत की पहचान करिए। अगर उसे कई सक्सेस मिली है तो उसकी प्रोत्साहन करिए। उसे बताइए कि ईमानदारी से कर्म करने का फल क्या होता है। जीवन में एथिक्स के वैल्यूज़ उसके अंदर डालिए। एक नज़र पेरेंटिंग स्टाइल पर भी डाल देते हैं। अगर हम मॉडर्न पेरेंटिंग एडवाइस की बात करें तो अधिकतर लोगों का यह कहते सुना है कि बच्चे पर थोड़ी लगाम लगाना ज़रूरी है। उन्हें बताना चाहिए कि डिनर टेबल पर कितना खाना है, सोने कब जाना है। इस तरह की पेरेंटिंग क्या सच में सही रिजल्ट देती है? भले ही इस तरह की परवरिश से आपको कुछ रिजल्ट मिल जाए, लेकिन इसका प्रभाव बच्चे की मेंटल हेल्थ पर काफ़ी बुरा पड़ता है। साइकोलॉजिस्ट डायना ने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की। उन्होंने अपनी रिसर्च में पाया कि ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल के कुछ फ़ायदे तो हैं, जैसे कि जिन बच्चों की परवरिश इस तरह से हुई थी वो नशे के आदी नहीं थे। लेकिन ऑथोरिटेटिव स्टाइल और ऑथोरिटेरियन स्टाइल में एक पतली लाइन होती है। इस लाइन में पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन लेखा मानती है कि इससे बेहतर पेरेंटिंग स्टाइल का आविष्कार होना अभी बाकी है। उस स्टाइल को उन्होंने नाम दिया है कोलैबोरेटिव स्टाइल। आखिर क्या होती है कोलैबोरेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग? इस स्टाइल में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ किसी भी काम को करते हैं, बजाय उन्हें ऑर्डर देने के। ऑथोरेटिव पेरेंटिंग स्टाइल में पेरेंट्स बच्चों को अपना आदेश सुनाते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन कोलैबोरेटिव स्टाइल में पेरेंट्स बच्चों के साथ बैठकर डिस्कस करते हैं कि किसी भी सिचुएशन को कैसे सॉल्व किया जाए। लेखा बताती है कि गुड पेरेंट्स बच्चों के लिए एक सीमा बनने से घबराते नहीं हैं, लेकिन ग्रेट पेरेंट्स वही होते हैं जो बच्चों के साथ चलते हैं, निराशा हो या मंजिल का सफ़र साथ मिलकर तय करते हैं। अध्याय नंबर 4, पर्सनल अचीवमेंट्स को महत्व दे या व्यवहार से दयालु बने। फिर से लेखा एक किस्सा शेयर करती है। इस बार कहानी उनकी माँ से जुड़ी हुई है। लेखा बताती है कि उनकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उनके पास अब कुछ ही समय बचा हुआ था। उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहाँ का स्टाफ जानता था कि इनके पास समय ज़्यादा नहीं है, इसलिए स्टाफ उनकी देखभाल भी नहीं कर रहा था। फिर उनकी बेटी एनी ने अपने काम से 2 हफ्ते की छुट्टी ली, बस इसलिए कि अपनी दादी की सेवा कर सके। क्योंकि भले ही जीवन कम बचा हो, लेकिन उनकी माँ प्यार और केयर डिजर्व करती थी। अब यह मानवता के 2 रंग देखने को मिलते हैं। एक स्टाफ का जिसको सिर्फ फ़ायदा नज़र आ रहा था, वहीं दूसरे रंग एनी ने दिखाया अपनी दादी की सेवा करके। यह हमें तय करना होता है कि हम इंसानियत के किस साइड पर खड़े होना चाहते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10,000 बच्चों के ऊपर रिसर्च किया था। उस अध्ययन की रिपोर्ट डराने वाली थी। अध्ययन में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने यह पाया कि 80% बच्चों के लिए खुद की अचीवमेंट ही मायने रखती है। उन्हें दूसरे की भावनाओं से कुछ लेना देना नहीं है। रिसर्च में बस 20% बच्चे ने ही दूसरों की केयर को प्राथमिकता दी थी। इस रिसर्च में अधिकतर बच्चों ने बताया कि उनके पेरेंट्स ने उन्हें सिखाया है कि दूसरों की केयर के बजाय खुद की अचीवमेंट में ध्यान दो। दूसरों का ध्यान रखने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। इस रिसर्च ने यह बात साबित कर दी कि
अमेरिकन के अंदर अब कितनी इंसानियत बची हुई है। इस तरह के पेरेंट्स को लेखा हेलीकॉप्टर पेरेंट्स कहती है। ये वो सब कुछ करते हैं जो उनके बच्चे को सक्सेस की तरफ ले जाए। इनके अंदर एथिक्स की कमी होती है। अब हम बात करेंगे कि यह एक अमूल्य चीज़ है, इसे आपको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। अपने बच्चों को आप बताइए कि उसे दूसरों के प्रति दयालु होने की ज़रूरत है। उसके अंदर अगर ये खूबी अभी नहीं है तो आप डालिए, क्योंकि आप बाद में आपके नाम को आगे लेकर वहीं जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या दयालु होने से उसे कुछ फ़ायदा होगा। जवाब यह है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। काइंडनेस का इसका छोटा सा हिस्सा होता है जिसे हम ग्रेटिट्यूड कहते हैं। कभी बस इसे अपने अंदर लाकर देखिए। उन लोगों के प्रति सम्मान दिखाइए जिन्होंने आपकी मदद की हो। आप देखेंगे कि बस इस एक खूबी से ही आपकी रूह को कितनी शांति मिलेगी। आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। साल 2018 में जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी में एक रिपोर्ट छपी। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि दयालु इंसान ज़्यादा दिमाग से तंदुरुस्त रहते हैं। उनके अंदर जीवन के लेकर ज़्यादा उम्मीद के साथ खुशी भी रहती है। सबसे बड़ी बात जो इस रिपोर्ट में छपी थी वो ये थी कि इस तरह के लोग अवसाद के भी शिकार नहीं होते। अब सवाल ये उठता है कि अपने बच्चों को ग्रेटिट्यूड कैसे सिखाएं। दिन भर में बच्चे सबसे ज़्यादा अपने माता पिता से ही सीखते हैं। इसलिए ये सही टाइम है कि आप खुद के अंदर ये बदलाव लेकर आइए। जब आप खुद को बदलने लगेंगे तो आपके बच्चे भी आपको देखकर बदलेंगे। इसकी शुरुआत आप इस दिवाली से भी कर सकते हैं। दिवाली के शाम जब आप और आपका परिवार एक साथ हो तो आप सबसे पहले अपने बच्चों को थैंक यू बोलिए। थैंक यू बोलने का रीज़न कुछ भी हो सकता है। उन्हें बताइए कि अगर कोई आपके लिए कुछ भी करता है तो उसका धन्यवाद करना ना भूलें। किसी के भी गिफ्ट को कभी पैसों से तोलने की कोशिश ना करिएगा। अगर आप ये छोटी छोटी आदतें अपने बच्चों के अंदर डालेंगे तभी आप पॉजिटिव बदलाव भी देख पाएंगे। बच्चों के अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना डालने के लिए उनको आप डायरी लिखने के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। आप उनसे बोलिए कि वो अपने जीवन में जिसके लिए भी आभारी हैं उसके लिए कुछ ना कुछ लिखा करें। कई स्टडीज़ में ये निकलकर सामने आया है कि डायरी लिखने से इंसान की मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। अगर हम अपने बच्चों को दयालु बनाना पाए तो अगर हम अपने बच्चों को दयालु बनना बता पाए तो हम इस समाज को भी बेहतर कल दे सकते हैं। करना बस यही है कि पहले हम खुद दयालु बने, फिर ये दुनिया भी बन जाएगी। अगर आपको अपना कल बेहतर करना है तो सबसे पहले प्यार और स्नेह के साथ अपने बच्चों को आज बेहतर करिए। उसे सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। कुल मिलाकर अपने बच्चों को अपनी परछाई की तरह ट्रीट मत कीजिए। उन्हें खुद के लिए एक बेहतर जहां बनाने दीजिए। अगर आप बच्चों को जीवन के एथिक्स सिखा देंगे तो आप अपना काम कर देंगे। उनको एथिक्स सिखाने के लिए पहले खुद के लिए एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आपको क्या क्या सीखना बाकी है। जब आप खुद को बदलने लगेंगे तो आपके बच्चे भी बदल जाएंगे। समाज, देश और परिवार का भविष्य इन्हीं बच्चों को तय करना है। इसलिए पेरेंटिंग को हल्के में मत लीजिए। इस किताब की समरी पढ़कर पता चल गया होगा कि पेरेंटिंग की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है। हमारे सामने इस समाज का भविष्य है जिसे हमें सही रास्ता दिखाना है। इसी के साथ आप ये भी समझ गए होंगे कि किस तरह हम जीवन जिएंगे उसी तरह हमारे बच्चे भी अपना जीवन बिताएंगे। इसलिए किसी भी घर को बनाने के लिए उसके नींव को मजबूत करना पड़ता है। अब समय भी है और दस्तूर भी। अपनी नींव को बेहतर करिए, यानी खुद के ऊपर भी काम करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा असफलताओं से डील करना सीख जाए तो सबसे पहले आप भी अपना नज़रिया बदलिए। जब कभी आपका बच्चा स्कूल में असफल हो तो उसे बताइए कि ये एक अवसर है खुद को बेहतर करने का। उसे कहाँ काम करने की ज़रूरत है आप उसे समझाइए।